हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सिलिकोसिस के बारे में। तो अभी हमने पल्मोनरी कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस के बारे में पढ़ा है ना। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस के बारे में पढ़ा था और आज हम सिलिकोसिस के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एस्बेस्टोसिस, है ना। ये करके हमारा ये जो कोल न्यूमोकोनियोसिस वाला टॉपिक ये ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से सिलिकोसिस समझते हैं। डायग्राम देख लो। फाइब्रोसिस स्कारिंग है, सिलिकोसिस हो रहा है सिलिका के इनहेलेशन के कारण। ठीक है, तो एक्चुअली मोटे मोटे तौर पे चलाएंगे, सिलिका की जो डस्ट होती है वो इम्यून रिएक्शन करवाती है। इम्यून रिएक्शन होता है जिसके कारण से जो सिलिकॉन पार्टिकल होता है उसके आसपास पूरे में कोलेजन डिपोजिशन हो जाता है और नोड्यूल्स बन जाती हैं। ठीक है, नोड्यूल्स बन जाती हैं जिसके कारण से डिजीज़ पेशेंट को होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सिलिकोसिस इज अ क्रॉनिक लंग डिजीज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, हिस्टोरिकली कॉल्ड एज नाइफ ग्राइंडर्स लंग ड्यू टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अब इसमें क्या होता था, बहुत पहले के ज़माने में जो इसमें देखिए जो चाकुओं को शार्प करने के लिए नाइफ ग्राइंडर्स जो लोग थे जो उसमें धार करते थे, उन लोगों में ये डिजीज़ पाई जाती थी। बहुत पुरानी डिजीज़ है ना। अब ये दूसरे फॉर्म में आ गई है, क्योंकि अब कौन कौन से फॉर्म में आ गई है। अब ग्राइंडर्स होते हैं ना, उनके बारे में हम देखेंगे कि देखो अबाउट वर्क अफेक्ट वर्कर्स इन इंडस्ट्री लाइक माइनिंग है, क्वायरिंग मतलब पत्थरों को तोड़ना है ना, पत्थर तोड़ना होता है। एंड कंस्ट्रक्शन, अबाउट 3 मिलियन वर्कर्स इन इंडिया आर एट रिस्क। ICMR की एक रिपोर्ट कहती है कि 3 मिलियन इंडिया के अंदर और हालत ख़राब है, क्योंकि मजदूर हैं, लोग गरीब हैं, उन्हें पैसा चाहिए तो मजदूरी करने के नाम पे करते हैं और उन्हें मजबूरी है उनकी करना। और इतने स्पेशल इक्विपमेंट सरकार नहीं देती, ना ही देख रेख है, ना गाइडलाइंस है, जिनके कारण से एक्सपोजर उनको होना पड़ता है। कौन कौन से ऑक्यूपेशंस है जिनमें ये जो है सिलिकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले माइनर्स है ना, खदान खोदने वाले, ग्रेनाइट की खदानें, सैंडस्टोन है, स्लेट बनाने वाले। क्वेरी वर्कर्स मतलब पत्थर तोड़ने वाले जो लोग होते हैं, क्वेरी वर्कर्स तो पत्थर तोड़ने वाले नहीं होते, रोड बनता है तो पत्थर तोड़ने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। फिर टनलर्स है, टनल बनाने वाले, ये पत्थर का काम जहाँ पर भी सिलिका डस्ट होगी। सैंड ब्लास्टर्स है ना, रेत को बारीक बारीक तोड़ने वाले। सिरेमिक एंड फाउंड्री वर्कर्स क्या होते हैं, जो मेटल को पिघाल करके, मेटल को मेल्ट कर करके उसको कास्ट करते हैं ना, कास्ट करते हैं अलग अलग मटेरियल्स में, वो फाउंड्री वर्कर्स होते हैं। अगेट ग्राइंडिंग, अगेट क्या होता है, अगेट जो होता है ना, अगेट का क्या मतलब होता है, अगेट एक सिलिका के एक बहुत हार्ड स्टोन होते हैं, छोटे छोटे सिलिका के स्टोन्स होते हैं जिनमें सिलिका होता है और उनको बीड्स में कन्वर्ट करके ज्वेलरी बनाई जाती है ना, ज्वेलरी बनाई जाती है, तो उन्हें हम अगेट बोलते हैं। अगेट ग्राइंडिंग होता है, उसको घिसना पड़ता है, बारीक बारीक घिसा जाता है ताकि उसमें शाइन हो, जिसके कारण से सिलिका डस्ट निकलती। पेंसिल इंडस्ट्री में जो आपकी पेंसिल की नोक होती है उसमें भी ये दब स्पेसिफिक टू इंडिया है। फिर सिलिका एक्सपोजर है, अबाउट 25% ऑफ अर्थ में जो है सिलिका प्रेजेंट होता है, तो इसका एक्सपोजर भी अब इतना ज़्यादा, जो मिट्टी का जो भी धरती में पत्थर निकलेगा उसमें 25% अर्थ क्रस्ट के अंदर सिलिका होगा, तो वो एक्सपोजर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक डायग्राम्स हैं ये जो हैं हमारे ये जो क्वेरी वर्कर्स होते हैं ना, क्वेरी वर्कर्स ये हैं वो क्वेरी वर्कर्स। और हमने बताया था अगेट ग्राइंडर्स क्या होते हैं, अगेट ग्राइंडर्स ये हैं। अगेट ग्राइंडर्स में ये जो है ये अगेट बॉल्स हैं। ठीक है, तो उसको ग्राइंड करने वाले जो लोग होते हैं वो, ये केस स्टडी थी, एक दीवान नाम का पेशेंट था और उसको वो है 10-20 साल तक उसने काम करा, फिर वो उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो सिलिकोसिस हो गया था उसको। फिर ये जो फाउंड्री वर्कर्स हैं, फाउंड्री वर्कर्स हैं, जो मैंने एक इमेजेस नेट पर से निकाल करके आपको बताई ताकि आप देख सको क्या होता है। ये मेल्ट करके अलग अलग शेप उसको दे रहे हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिलिकोसिस क्या होते हैं, तो क्रॉनिक सिलिकोसिस होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है। मतलब अगर मैं सिलिकोसिस बोलूँ तो हमें क्रॉनिक सिलिकोसिस के बारे में सोचना है। ठीक है, फिर डेवलप्ड आफ्टर डिकेड्स ऑफ एक्सपोजर में वो डेवलप होता है। एक्सेलरेटेड सिलिकोसिस क्या होता है, एक्यूट फॉर्म क्या होता है, आफ्टर फ्यू ईयर्स में डेवलप होता है। एसोसिएटेड विथ एल्व्यूलर फाइब्रोसिस एंड लाइपोप्रोटीनेशियस एक्सुडेट रिजेंबलिंग एल्व्यूलर प्रोटीनोसिस सिंड्रोम करके होता है, उसके जैसा रिजेंबल करता है, जिसमें कि जिसमें कि लाइपोप्रोटीनेशियस एक्सुडेट निकलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। एक्सेलरेटेड सिलिकोसिस ये होता है, क्रॉनिक मोस्ट कॉमन होता है, जिसको मैं सिलिकोसिस बोलूँगा तो आप क्रॉनिक समझना है। ठीक है,
अब आते पैथोजेनेसिस कैसे होती है। प्राइमरी कॉज होता है प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट, डिकेड्स ऑफ एक्सपोजर जो होता है उसके कारण से वो रिएक्ट करती है बॉडी के अंदर, कोई भी फॉरेन बॉडी जाएगी तो रिएक्शन होगा। तो टोटल डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, टाइप्स ऑफ सिलिका किस तरह का होता है, क्रिस्टलाइन होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है। जो क्रिस्टलाइन सिलिका होता है जैसे कि क्वार्ट्ज हुआ, वो जो है क्वार्ट्ज है ना, क्वार्ट्ज हुआ वो ज़्यादा फाइब्रोजेनिक होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा फाइब्रोजेनिक होता है। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म लेस फाइब्रोजेनिक होता है। इंडिविजुअल होस्ट फैक्टर्स में क्या क्या, मतलब उस इंडिविजुअल होस्ट में उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, इस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब फाइब्रोजेनेसिस से पढ़ते हैं। सिलिका पार्टिकल्स 0.5 to 5 माइक्रॉन रीच द एल्वियोलाई एंड इनगल्फ्ड बाय मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज उन्हें खाते हैं, एल्वियोलाई मैक्रोफेजेस। अब फैगोसाइटोसिस एंड नेक्रोसिस साइकिल खाते हैं, उसके बाद वो मरते हैं, ये होता है। सिलिका लेडन मैक्रोफेजेस रिपीटेडली अंडरगो नेक्रोसिस एंड फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस होता है फिर डेथ हो जाती है, फैगोसाइटोसिस होता है डेथ हो जाती है, फैगोसाइटोसिस होता है खाते हैं और फिर मरते हैं, डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है तब वो जो डेब्रिस होता है उसके अराउंड फाइब्रोसिस होगा, ठीक है, फाइब्रोसिस होगा तो ये डिजीज़ पूरी फाइब्रस नोड्यूल्स बनेंगे, यही डिजीज़ है पूरी। फाइब्रोजेनिक प्रॉपर्टी, अब उसके अंदर जो सिलिका उन्होंने खाया है उसके अंदर सिलिका अगर वो क्वार्ट्ज हुआ तो वो फाइब्रोसिस करवाएगा। क्रिस्टलाइन सिलिका स्पेशली क्वार्ट्ज प्रमोट्स फाइब्रोसिस, है ना। और जब फाइब्रोसिस धीरे धीरे होगा, साथ ही साथ में फाइब्रोसिस के साथ में एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम होता है, एक्टिवेशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड आईजीजी एंड आईजीएम, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, रूमेटॉइड फैक्टर एंड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ये डिपॉजिट होते हैं और पूरी रिएक्शन स्टार्ट होती है ना। मैक्रोफेज डेथ रिलीज ग्रोथ फैक्टर, जब मैक्रोफेज, अब मैक्रोफेज बोला कि जब डेथ होगी तो फाइब्रोसिस कैसे हुआ, डेथ के बाद फाइब्रोसिस कैसे हुआ, तो जो मैक्रोफेज डेथ होती है उसमें ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर एज पर रॉबिन्स, है ना, ये ध्यान में रखना है। IL-1 एंड IL-18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, दैट स्टिमुलेट फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन एंड कोलेजन सिंथेसिस बनते हैं। तो अब जो सिलिका मटेरियल है उसके कारण ये कोलेजन डिपोजिशन होता रहेगा, नोड्यूल्स बनेंगी, ठीक है। सिलिकोटिक नोड्यूल्स बोलते हैं, सिलिकॉन नोड्यूल्स बोल सकते हो। फिर मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, अगर हमने एक पेशेंट है उसकी डेथ हुई और उसका हमने ऑटोप्सी करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रॉस फाइंडिंग्स क्या होगी, लंग एंड हार्ड फाइब्रोटिक नोड्यूल्स होंगे 1 to 5 mm के इनिशियल इन द अपर लोब्स, यहाँ भी अपर लोब है, नोड्यूल्स में कैल्सीफाई एंड प्लूरा थिकनिंग होगी, है ना। एग सेल कैल्सिफिकेशन मिलेगा सीन ऑन चेस्ट एक्सरे। एग सेल कैल्सिफिकेशन क्या होता है, जो लिम्फ नोड्स है ना, हिलार लिम्फ नोड्स जो हैं उसके अराउंड अगर कैल्सिफिकेशन होगा और अंदर नेक्रोसिस है लेकिन बाहर कैल्सिफिकेशन हो गया तो फिर वो जो एक्सरे में एक एग सेल कैल्सिफिकेशन देखिएगा, जस्ट लाइक कि एक अंडा है उसका जो शेल है वो एक्सरे में हमें दिख रहा है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, कैविटेशन बनेगी, इश्चेमिक नेक्रोसिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस का प्री डिस्पोजिशन बढ़ जाता है ना, और रिमोटाइड न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है, मतलब कैप्लन सिंड्रोम की बात हो रही है ना, कैप्लन सिंड्रोम यहाँ पर भी हो सकता है, कैप्लन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये एक डायग्राम है, सिलिकोटिक नोड्यूल्स आपको दिख रही हैं, कैविटेशन बन रहा है, थिकनिंग प्लूरा, थिकंड प्लूरा, एडिशंस बन रहे हैं। तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो एग्जाम के अंदर, है ना। ये हर्ष मोहन का डायग्राम है, बुक का ही डायग्राम है आपके, ठीक है। चलो अब थोड़े से इमेजेस देख लेते हैं। इमेजेस में हम क्या देखेंगे, इमेजेस में देखो ये आपका जो रॉबिन्स है उसका इमेज है, एडवांस्ड सिलिकोसिस हुआ है, स्कारिंग हैज कॉन्ट्रैक्टेड द अपर लोब इनटू अ स्मॉल डार्क मास, नोट द डेंस प्लूरल थिकनिंग, है ना। तो अब इसमें आप देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, ये जो अपर लोब है ये जो सिलिकोसिस के कारण से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जो अपर लोब है प्लूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देखो प्लूरा की थिकनिंग हो गई है, ये प्लूरा की थिकनिंग हो गई है, ये भी सिलिकोसिस के रिएक्शन के कारण हुआ है, ठीक है। फिर इस डायग्राम में जब मैं आपको बताऊंगा तो अब ये देखो एग सेल कैल्सिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे अब मैं बताऊँ जैसे ये एकदम पूरा नहीं है लेकिन इस तरीके से आपको टूटा दिख रहा है यहाँ पे, है ना, कैल्सिफिकेशन हुआ। ये थोड़ा सा एग सेल, ये जो हिलाल लिम्फ नोड्स होते हैं इसके अराउंड में दिख रहा है। फिर यहाँ पे इस तरीके से ये आपको आधा पार्शियली इसमें दिख रहा है, पूरा एकदम से एग नहीं बनेगा, आइडियल कभी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है तो हमें दिखता है। एक बार फिर से आपको मिटा करके दिखा देता हूँ, फिर से आप देखना कि ये एक गोला बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इस तरह का बन रहा है, ये आधी सेमी सर्कुलर कैनाल्स बन रही है ना, इस तरह से सेमी सर्कल बन रहा है इसको जो लिम्फ नोड्स हैं उनके अराउंड में। तो ये हो गया आपका एग सेल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। एक और डायग्राम देखो, इसमें भी अच्छे से दिख पा रहे हैं आप, यहाँ पे ये एग सेल कैल्सिफिकेशन दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, और अंदर नेक्रोसिस हो जाता तो वो उधर पे कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ लेकिन बाउंड्री पे इनका कैल्सिफिकेशन हो गया है, ठीक है।
चलिए तो फटाफट से और अब डायग्राम देख करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हिस्टोपैथोलॉजी में देखेंगे सिलिकोटिक नोड्यूल्स क्या क्या है। हिस्टोपैथोलॉजी जब उसको माइक्रोस्कोपी में हमने देखा तो क्या क्या मिलेगा हमें, लोकेटेड अराउंड द रेस्पिरेटरी सिलिकोटिक नोड्यूल्स, लोकेटेड अराउंड द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अराउंड मिलेगी, प्लूरा एंड लिम्फ नोड्स में हमें आसपास मिलेंगी, सेंट्रल हाइलेनाइज्ड मटेरियल सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ कोलेजन। बस यही है इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद करना है। आप क्या लिखोगे हिस्टोपैथोलॉजी में, शॉर्ट नोट आ गया तो सेंट्रल हाइलेनाइज्ड मटेरियल सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ कोलेजन, है ना। हाइलेनाइज्ड मटेरियल होगा, उसके अराउंड में कोलेजन की लेयर्स होंगी, ठीक है। पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी में अगर आप देखोगे तो हमें बाइफ्रेंजमेंट सिलिका पार्टिकल चमकते हुए पार्टिकल्स दिखेंगे। सीवियर सिलिकोसिस में क्या होगा, ये जो नोड्यूल्स होते हैं ये एक साथ कोलैप्स हो जाएंगे, एक साथ मर्ज हो जाएंगे और उसके बाद प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस होगा। जो हमने कोलवर्कर्स न्यूमोकोनियासिस में प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस पढ़ा था ना, वही स्टेज यहाँ पे आ जाएगी। हाइपर इन्फ्लेशन, एम्फाइसेमा इन एडजेसेंट लंग पैरेन्काइमा, ये भी आपको मिल सकता है, तो ये भी याद में करना है, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में आप देखो हमने जो पढ़ा था, हाइलेनाइज्ड मटेरियल है बीच में और आसपास में डस्ट लेडन माइक्रोफेजेस आपको दिख रहे हैं, है ना, फाइब्रोब्लास्ट दिख रहे हैं, ए सेलुलर कोलेजन, आपको कोलेजन, ये पूरा जो है ये कोलेजन है, ठीक है। यहाँ से ये ब्लैक कलर के जो है उन्होंने पार्टिकल्स लिए, मैक्रोफेजेस हैं, उसके आसपास पूरा हाइलेन मटेरियल है और जो कोलोनाइज्ड कोलेजन उस पर डिपोजिशन हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। ये जब बाइफ्रेंजमेंट अंडर पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप में है, देखो वाइट कलर के आपको चमकते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे एरो बनाऊँ मैं, ये चमकते हुए वाइट कलर के आपको दिख रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक इमेज पिक्चर ऑफ लंग सिलिकोसिस, द सिलिकोटिक नोड्यूल्स कंसिस्ट हाइलेन एंड हेयर सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ कोलेजन विच आर फर्दर इनक्लोज्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट एंड डस्ट लेडन माइक्रोफेजेस। पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी इन फोटो माइक्रोग्राफ ऑन लाइट राइट शोज ब्राइट फाइबर्स ऑफ सिलिका। ये जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ना, ये सिलिका के पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये रॉबिन्स का डायग्राम है, सीवियर कोलेसेंट कोलेजेनिक सिलिकोटिक नोड्यूल्स हैं, ये एक साथ सब लोग है ना ज्वाइन कर दिए, यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये जब ज्वाइन कर करके एक पूरा बड़ा सा उन्होंने बना लिया है, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा इस डिजीज़ के। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तो ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ डिस्निया होगा, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी उसको, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होंगी, मतलब जो अब फाइब्रोसिस हो गया ना, क्यों हो रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव, क्योंकि फाइब्रोसिस हो गया है, फाइब्रोसिस के कारण बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये सिलिका जो है रिस्क बढ़ा देता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमने पढ़ा था, जो जब इम्यून रिएक्शन होगी उसमें ये वाले फैक्टर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, कैप्लन सिंड्रोम बनेगा। कोर पल्मोनरी, बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हुआ तो राइट हार्ट फेलियर जो है हो जाएगा, लंग डिजीज़ के कारण से हार्ट फेलियर होने लगेगा। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में क्या होगा, फाइन नोडुलैरिटी इनिशियली हमें मिलेगी एक्सरे पे, और उसके बाद प्रोग्रेसिव टू कोलेसेंट नोड्यूल्स मिलेंगे। और क्या मिलेगा, यहाँ पे हमने और क्या पढ़ा था, एग सेल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना है। सिलिकोसिस वर्सेस अदर लंग डिजीज़ में क्या क्या चीज़ हम देखेंगे, तो इसमें आपको बता देता हूँ कि सिलिकोसिस ऑल्सो एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी ट्यूबरकुलोसिस, रॉबिन्स की लाइन है, एंड अ 2-fold इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये जो लंग कैंसर वाली बात है ना, हर्षमोहन जब आप पढ़ोगे, हर्षमोहन में लंग कैंसर उन्होंने बोला है कि इसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रॉबिन्स में अगर आप जाओगे तो रॉबिन्स में दिया हुआ है, तो हमें किसके साथ जाना है, रॉबिन्स के साथ जाना है। और रॉबिन्स में ये भी क्या है कि इसकी जो ईटियोलॉजी है वो हमें पता नहीं है, ईटियोलॉजी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो रॉबिन्स के थ्रू जाना है। लेकिन उन्होंने क्लियर कट लिखा है, ये उसकी डिक्टो लाइन है कि 2-fold इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर बन जाता है। द फॉर्मर में बी बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिका इनहिबिट्स द एबिलिटी ऑफ पल्मोनरी मैक्रोफेजेस टू किल फैगोसाइटोज्ड माइकोबैक्टीरिया। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मर क्या है, ट्यूबरकुलोसिस का जो उन्होंने बोला है कि इन्होंने इसका ईटियोलॉजी बताई है कि क्रिस्टलाइन सिलिका जो रहता है वो जो पल्मोनरी मैक्रोफेजेज हैं, वैसे तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, जो पल्मोनरी मैक्रोफेजेज हैं, जो माइकोबैक्टीरिया है, मेरे अंदर भी टीबी का बैक्टीरिया है, आपके अंदर भी टीबी का बैक्टीरिया है, उसको खाने की जो प्रॉपर्टी, उसको जो किल करने की, मारने की जो क्षमता होती है, वो जो है सिलिका के जो
सिलिका के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सिलिका, उसकी एबिलिटी, जो मैक्रोफेजेस की एबिलिटी है उसको ख़त्म कर देता है, जिसके कारण से माइकोबैक्टीरिया मर नहीं पाता, जिसके कारण से फिर वो टीबी करवाता है। ठीक है, कैंसर की ईटियोलॉजी अभी समझ में नहीं आई है, बट अंडरस्टूड नहीं है, फुली अंडरस्टूड नहीं है, तो इसलिए अभी बस इतना जानना है कि वो 2-fold इंक्रीज कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। कंपेयर विद कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियासिस, सिलिका हैज फाइब्रोटिक नोड्यूल्स वेयर एज CWP हैज अ कोल्ड डस्ट डिपॉजिट्स। यहाँ पे फाइब्रोसिस हो रहा है, वहाँ पे कोल्ड डस्ट डिपॉजिशन था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, ये बहुत बेसिक है, ये एक्चुअली बुक का पार्ट नहीं है, ये मैंने एडिशनल जोड़ा है कि आप जब आंसर लिखोगे तो ये थोड़ा सा लिख दोगे तो टीचर विल हैप्पी कि हाँ अच्छा लिखा है इन्होंने। ठीक है, प्रिवेंशन है, डस्ट कंट्रोल मेजर्स, सिंपल है, मन से लिख सकते हो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स विथ मास्क एंड रेस्पिरेटर, वर्क प्लेसेस, वेट ड्रिलिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग कर दो, वर्कर्स एट हाई रिस्क पे है ना, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मेडिकल चेकअप होना चाहिए। मैनेजमेंट में क्या, नो स्पेसिफिक क्योर, कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, ऑक्सीजन थेरेपी देना है, ब्रोंकोडायलेटर देना है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जैसे ट्यूबरकुलोसिस अगर हो गया है तो उसको हमें सही करना है। ठीक है, चलिए इसके जो नोट्स हैं वो, थैंक यू वेरी मच आपको वॉच यहाँ तक देखने के लिए। इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कोई भी दिक्कत आए तो बिल्कुल पढ़ना है, और साथ में भाई टेंशन नहीं लेना है, MBBS है, बहुत सारा परेशान होते हैं, बहुत सारी न्यूज़ जो डिसहार्टनिंग न्यूज़ेज़ आई हैं कई सारी, लेकिन परेशान नहीं होना है ना, पढ़ाई करते रहो, मज़े भी करते रहो, दिन का जो हिस्सा है ना, जो अपनी ज़िंदगी है, जो आपका दिन है उसको अपनी एक ज़िंदगी लेकर के जियो, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है, कल क्या हो जाए, तो उसमें अपनी पढ़ाई भी करनी है, उसमें आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली उनको भी देखना है, उसमें जो आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको भी पूरा करना है, और उस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो भी करना है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।